दूर किसी गांव में सरिता और किशोर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, रानी और तारा। किशोर एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, वहीं सरिता घर संभालती और अपनी दोनों बेटियों की देखभाल करती। ऐसे ही दिन बीत रहा था। फिर एक दिन सरिता तीसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन इस बार किशोर चाहता था कि उसके घर लड़का पैदा हो, लड़की नहीं। ये सुन सरिता दुखी होते हुए अपने पति से बोली, सुनो जी, लड़का पैदा करना मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये सब भगवान के हाथ में होता है। अपनी बकवास बंद कर, समझी? पहले से ही 2 लड़कियां हैं, मैं तीसरी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो पैसे कमा पाता हूँ, वो भी इन दोनों के पेट भरने में ही खत्म हो जाता है। वैसे भी बड़ी होकर ये दोनों अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। मुझे बुढ़ापे में देखेगा कौन? मुझे मेरा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, जो मेरी बुढ़ापे में सेवा कर सके। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, माता पिता की शान होती हैं। मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना, समझी? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने इस बार भी लड़की पैदा की तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। इतना कहकर किशोर गुस्से में वहाँ से चला गया। इसी तरह काफी दिन बीत गए और सरिता ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। जब ये खबर किशोर को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी पत्नी सरिता से बोला, अरे इस बार मेरा बेटा हुआ है ना? किशोर की बात सुन सरिता कुछ ना बोली। ये देख किशोर गुस्से से बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? मुंह में ताला क्यों लगा रखा है? इस बार भी बेटी हुई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है जी। ये सुनकर किशोर गुस्से से आग बबूला हो गया और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। तभी सरिता रोते हुए बोली, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी बच्ची को मत लेकर जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सरिता बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन पत्थर दिल किशोर को किसी भी बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वो उसे जंगल के पास वाली नदी में ले गया और अपनी फूल जैसी बच्ची को नदी किनारे छोड़ वहाँ से लौट आया। तभी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसी जंगल में एक दुष्ट काली चुड़ैल रहती थी। जब रोने की आवाज उसके कानों पर पड़ी तो वह बोली, इतने घने जंगल में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर काली चुड़ैल तुरंत ही आवाज की दिशा की ओर जा पहुँची। तभी उसे नदी किनारे रोते हुए बच्ची दिखाई दी। अरे ये तो नवजात बच्ची है, लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। आज मुझे बहुत दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा। काली चुड़ैल ने खुश होते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ गई और अपने जादू से काली चुड़ैल के हाथों से बच्ची को छीन लिया। दुष्ट चुड़ैल, तू इस मासूम सी बच्ची को खाना चाहती है? अरे तुझे इस प्यारी सी बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दया? वो किस चिड़िया का नाम है? जब इसके पत्थर दिल माता पिता को इस पर दया नहीं आई जो इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ गए, तो तुम मुझसे दया की उम्मीद क्यों कर रही हो? लाओ मेरा शिकार मुझे वापस करो। मैं इस बच्ची के माता पिता को ढूंढकर उन्हें जरूर दूंगी, लेकिन मैं तुझे बच्ची को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये बच्ची मुझे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो इस बच्ची को हाथ लगा कर दिखा। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं है। काली चुड़ैल सिंड्रेला परी पर हमला करने आगे बढ़ने ही वाली थी। इतने में सिंड्रेला परी बच्ची को लेकर वहाँ से गायब हो गई। ये देख चुड़ैल तिल मिलाकर बोली, अरे कहाँ गई परी? मुझे चकमा देकर भाग गई। ये तूने अच्छा नहीं किया परी, मेरा खाना छीनकर। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी और उस बच्ची के साथ साथ तुझे मारकर भी खा जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर सिंड्रेला परी उस बच्ची को लेकर उसी गांव पहुंची जहां उसके माता पिता रहते थे। वहां पर वो बहुत सारे लोगों से उसके माता पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन कहीं भी उसके माता पिता का पता नहीं चल पाया। उसके बाद सिंड्रेला परी बच्ची को लेकर परी लोक चली गई। सिंड्रेला के हाथों में नन्ही सी बच्ची को देख रानी परी डायना बोली, अरे सिंड्रेला परी, ये तुम परी लोक में किसका बच्चा लेकर आई हो?
सिंड्रेला परी रानी परी को सारी घटना विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर रानी परी डायना बोली, तुम सच में बहुत ही नेक और दयालु परी हो। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्ची को यहाँ परी लोक में नहीं रख सकती। तुम्हें तो पता है परी लोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने ज्यादा देर इस बच्ची को यहाँ रखा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, ये मर भी सकती है। रानी परी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस मासूम को किसके पास छोड़कर आऊं? तुम इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। रानी परी की बात सुन सिंड्रेला उस बच्ची को लेकर वापस पृथ्वी लोक तो आ गई, लेकिन नन्ही सी बच्ची को देखकर सिंड्रेला परी के अंदर ममता जाग उठी। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकती। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है, मैं इस बच्ची को पालूंगी, मैं इसकी माँ बनूंगी। उसके बाद सिंड्रेला परी ने अपना वेश बदला और एक साधारण औरत के रूप में बदल गई। फिर उसी गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। सिंड्रेला ने उस बच्ची का नाम रखा गौरी। एक सगी माँ की तरह सिंड्रेला परी नन्ही गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। उसे एक पल भी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे गौरी बड़ी हो गई। सिंड्रेला ने गौरी के अच्छे भविष्य के लिए उसका नाम एक बहुत अच्छे स्कूल में लिखवाया। वो एक सगी माँ की तरह उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखती। खुशी खुशी दोनों माँ बेटी का समय बीत रहा था। वहीं दूसरी ओर काली चुड़ैल सिंड्रेला परी और उस बच्ची को ढूंढने में लगी हुई थी। मैं अपना बदला जरूर लूंगी सिंड्रेला परी। मैं जल्दी ही तुझे ढूंढकर तुझे आग में भूनकर खा जाऊंगी। एक दिन सिंड्रेला परी परी लोक से वापस धरती लोक लौट रही थी। तभी काली चुड़ैल ने उसे देख लिया। धरती लोक पर आते ही सिंड्रेला परी ने अपना रूप बदल लिया और चुपचाप अपने झोपड़ी की ओर जाने लगी। काली चुड़ैल सिंड्रेला परी का पीछा करती है, लेकिन सिंड्रेला इस बात से अनजान थी। वो खुशी खुशी झोपड़ी में गई। मेरी प्यारी बिटिया, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आई हूँ। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ओ मेरी प्यारी माँ। छिपकर देख रही काली चुड़ैल खुश होते हुए बोली, अच्छा तो ये परी यहाँ छुप कर बैठी है, मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। उस दिन से काली चुड़ैल सिंड्रेला परी पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सिंड्रेला परी किसी काम से परी लोक जा रही थी, तब काली चुड़ैल ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर काली चुड़ैल सिंड्रेला का रूप लेकर उसके घर में दाखिल हुई। फिर वो गौरी से बोली, अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। ये बात सुन गौरी खुशी से नाचने लगी। फिर वो काली चुड़ैल के साथ खुश होते हुए चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद गौरी बोली, माँ, मैं चलते चलते थक गई हूँ। और कितनी दूर जाना है हमें? बस थोड़ी ही दूर जाना है बिटिया। काली चुड़ैल बहला फुसलाकर गौरी को अपनी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर पहुंचते ही काली चुड़ैल अपने असली रूप में वापस आ गई। मासूम गौरी काली चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगी। कौन हो तुम? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तेरी माँ भी तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आती ही होगी। उसके आते ही मैं तुम दोनों को भून कर खा जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर सिंड्रेला परी धरती लोक वापस अपने घर लौटी और अपनी बेटी को पुकारने लगी। गौरी बिटिया, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा आ गई। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर डॉल लेकर आई हूँ। कहाँ हो बेटा? जल्दी बाहर आओ। तब कुछ देर पुकारने पर भी गौरी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। गौरी को घर पर ना पाकर वो परेशान हो उठी। फिर वो आसपास रहने वाले लोगों से गौरी के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन गौरी का कहीं पता नहीं चला। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आए और सिंड्रेला परी से बोले, आंटी आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और गौरी को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। ये सुनते ही सिंड्रेला परी अपने असली रूप में आ गई और गुस्से में तुरंत ही काली चुड़ैल की गुफा में जा पहुंची। आ गई तू? मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ मेरी ही शक्ति काम करती है। सिंड्रेला परी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर काली चुड़ैल पर वार किया, लेकिन उसकी शक्ति चुड़ैल पर बेअसर हो गई। तभी काली चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर सिंड्रेला परी को बंदी बना लिया। अब मैं तुम दोनों को भूनकर खा जाऊंगी। काली चुड़ैल, तू मेरी बेटी को छोड़ दे। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसे जाने दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो तुम दोनों हाथ आई हो।
इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को आग में भूनने की तैयारी करने लगी। सिंड्रेला परी के पास अब कोई चारा नहीं था। वो रानी परी डायना को मन ही मन याद करने लगी। काली चुड़ैल उन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी रानी परी डायना वहाँ प्रकट हो गई और अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर काली चुड़ैल के ऊपर एक पवित्र जल छिड़कती है। जल छिड़कते ही काली चुड़ैल पल भर में जलकर भस्म हो गई। उसके बाद रानी परी डायना ने सिंड्रेला परी और गौरी को आजाद किया। इतने में गुफा के बाहर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर सिंड्रेला परी गांव वालों को अपनी सच्चाई बताती है। तभी भीड़ में से गौरी के माता पिता निकलकर सिंड्रेला परी के पास आए और बोले, मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी किनारे छोड़ दिया था। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। चलो बेटी, हम तुम्हें लेने आए हैं। नहीं, मैं आप दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ मेरी सिंड्रेला माँ है, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मुझे माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से गौरी अपनी सिंड्रेला परी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जादुई रावण का पुतला। ये कहानी अयोध्या नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले माँ और बेटे की है। सावित्री का बेटा रोहन साल में एक बार सिर्फ दशहरे के समय रावण की मूर्ति बनाने का काम करता था। उसके अलावा पूरे साल उसके पास कोई काम नहीं होता था, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। रोहन के पिता लंबी बीमारी और गरीबी के कारण सही समय पर इलाज न मिलने के कारण कुछ साल पहले चल बसे थे। रोहन से पहले दशहरे पर रावण बनाने का काम उसके पिता ही किया करते थे, लेकिन पिता के मर जाने के बाद से ये जिम्मेदारी रोहन ने उठा ली। उनके गांव में दशहरा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरा से पहले नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक गांव में खूब रौनक रहती थी। गांव के लोगों को विजयदशमी के दिन रावण दहन का बेसब्री से इंतजार रहता था। रावण दहन देखने के लिए रामलीला मैदान में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। एक बार की बात है, रोहन की माँ सावित्री रोहन से कहती है, रोहन बेटा। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? बेटा, कुछ दिनों बाद विजयदशमी आने वाली है। रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाना कब शुरू करोगे? आप सही कह रही हो माँ, लेकिन इस बार मुखिया जी के यहाँ से रावण बनाने की कोई खबर नहीं आई है। पैसे देने वाले तो वही हैं। उनकी इजाजत के बिना मैं ये काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? तो बेटा, तो उनके घर जाकर उनसे पूछ ले, क्योंकि ये काम तो तेरा ही है और मुखिया जी बड़े लोग हैं। उनके पास कितने सारे काम रहते हैं, हो सकता है भूल गए होंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आज ही मुखिया जी के यहाँ जाता हूँ। मुखिया जी के आदेश पर पहले रोहन के पिता रावण का पुतला बनाते थे। अब ये काम रोहन को करना था। रोहन गांव के मुखिया के पास जाता है। रोहन को देखकर मुखिया कहता है, अरे रोहन, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी, मैं ये पूछने आया था कि इस बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? हमारे गांव में रावण दहन क्यों नहीं होगा? वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम आज से ही रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। अगले दिन रोहन जंगल जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता है और पुतला बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद पुतला बनाने के काम में जुट जाता है। अरे रोहन, तो इस बार रावण बनाने के लिए इतना कम सामान क्यों लेकर आया है? नहीं तो माँ, रावण का पुतला बनाने के लिए इतना सामान पर्याप्त है। इतनी लकड़ियों में तो एक बहुत बड़ा रावण का पुतला बनकर तैयार हो जाएगा। अरे मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी तो मूर्ति बनानी है तुझे। अरे हाँ, उन दोनों के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं कल जंगल जाकर और लकड़ियाँ ले आऊँगा। रोहन अगले दिन फिर से जंगल जाता है और फिर से ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उसके बाद रोहन बड़ी मेहनत से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण तीनों का पुतला बनाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तीनों पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे रोहन, तुमने तीनों पुतले बनाए तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे कि तुमने रावण के 10 सर नहीं बनाए। जो गलतियाँ हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ मुखिया जी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो कितने हुए तुम्हारे पैसे? मुखिया जी 30,000। तुम कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो रोहन। 30,000 लायक पुतला नहीं बनाया है तुमने।
अपनी तरफ से मैंने मेहनत तो पूरी की है मुखिया जी। दिन रात बिना खाए पिए इसमें लगा रहा। साल में एक बार ही कमाई का जरिया है मेरे पास। उन्हीं पैसों से पूरा साल निकालना होता है मुझे। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें 25,000 से 1 भी रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा कहकर मुखिया रोहन के हाथ में 25,000 रुपए थमा देता है। पैसे लेकर रोहन घर चला जाता है और वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। ये क्या, मुखिया जी ने सिर्फ 25,000 रुपए ही दिए हैं? इतने पैसों में हम पूरा साल कैसे चला पाएंगे? पैसों की कमी के चलते तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमें ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी के समय में कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता है? अपनी माँ की बात सुनकर रोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ। क्यों ना मैं लकड़ी के खिलौने बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दूं? हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू जा और जंगल जाकर और लकड़ियाँ काट कर लिया। उन लकड़ियों से खिलौने और बहुत सारे सामान बनाकर बाजार में बेच देना, जिससे हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। रोहन ऐसा ही करता है। अगले दिन जंगल जाकर वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता है। उन लकड़ियों से रोहन टोकरी, सूप, खिलौने ऐसी बहुत सारी चीज बनाता है। वो सब देखकर सावित्री कहती है, अरे वाह रोहन, तूने तो बड़ी ही सुंदर चीज बना दी लकड़ियों से। ये सब सुंदर तो है माँ, लेकिन अगर इनके अच्छे दाम नहीं मिले तो इनकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं होगा। तू अभी से परेशान क्यों होता है बेटा? तूने मेहनत की है ना, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, देख लेना। अगले ही पल रोहन अपने द्वारा बनाई गई लकड़ी की चीजों को लेकर बाजार चला जाता है, लेकिन उन सारी चीजों को खरीदना तो दूर, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। कभी कभी कोई ग्राहक अगर उससे कुछ खरीद भी लेता था तो बहुत ही कम दाम देता था। रोहन की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। सावित्री ने जब अपने बेटे को उदास देखा तो उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे उदास रहने से क्या होगा रोहन बेटा? क्या करूँ माँ, सोचा था लकड़ी के सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में तो कोई हमारी चीजों को देखता भी नहीं है। अब फिर से हमें अगले दशहरा का इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब का कोई उपाय भी तो नहीं है ना। अच्छी चीजों को तो गांव में कोई कदर ही नहीं है। अब तो अगले दशहरा का ही इंतजार करना पड़ेगा। इन दिनों सावित्री और रोहन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीबी में कट रही थी। देखते देखते समय गुजर गया और एक बार फिर से दशहरे का त्योहार आ गया, लेकिन इस बार फिर से रावण का पुतला बनाने के लिए मुखिया जी के यहाँ से कोई खबर नहीं आई। इसलिए रोहन खुद ही मुखिया जी के घर चला गया। नमस्ते मुखिया जी। अरे आओ आओ रोहन, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, इस बार भी आप मुझे रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाने के लिए बोलना भूल गए हैं। पुतला बनाना शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं आपसे एक बार पूछ लूं। देख रोहन, इस बार मैंने रावण का पुतला बनाने के लिए शहर में ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनली सारा काम करते हैं। पिछली बार तेरे बनाए हुए रावण में कुछ खास मजा नहीं था। गांव वाले भी कह रहे थे कि उन्हें रावण दहन में मजा नहीं आया था। मुखिया जी, इस बार मैं पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन अब तो मैं शहर में ऑर्डर दे चुका हूँ, इसलिए अब तुम रहने दो। ये सुनकर रोहन बहुत दुखी हो गया और उदास होकर वापस घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? पुतला बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाएगा क्या? नहीं माँ, इस बार मुखिया जी हमसे रावण भी नहीं बनवाएंगे। उन्होंने रावण बनाने का ऑर्डर शहर में दे दिया है। रोहन ने अपनी माँ को मुखिया द्वारा कही सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सावित्री बोली, अगर मुखिया जी शहर से रावण मंगवा सकते हैं तो हम भी तो रावण का पुतला बनाकर उसे शहर में बेच सकते हैं। तो जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आ और बहुत ही सुंदर रावण का पुतला बना और उसे शहर में बेच देना। रोहन को अपनी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रोहन जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और रावण का पुतला बनाने लगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रोहन ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला बना लिया। इस बार रोहन के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसके बनाए हुए तीनों पुतलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जीवित पुतले हों। माँ देखो, तीनों पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। अब कल सुबह मैं इन तीनों को शहर ले जाऊंगा।
बेटा, इस बार तूने पुतले बहुत सुंदर बनाए हैं। देखना, इस बार तुझे शहर में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ माँ, इस बार कुछ तो कमाल हुआ है। इस तरह की बातें करके दोनों माँ बेटे सो गए। आधी रात को उनको किसी की खुसर फुसर की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे दोनों की नींद खुल गई। माँ, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ बेटा, लगता है बाहर कोई है। कहीं चोर तो नहीं है? सावित्री और रोहन हाथ में डंडा लिए घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। आखिर कौन हो सकता है? तभी वहाँ मौजूद रावण की मूर्ति में से आवाज आने लगी। ही हा 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 हा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सावित्री और रोहन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी रावण का पुतला फिर से कहता है, डरो नहीं रोहन, तुमने मुझे बहुत मेहनत से बनाया है। हमें बनाने के लिए जंगल से तुम जो लकड़ियाँ लाए थे वो सब जादुई थी, इसलिए हमारे अंदर जान आ गई है। हमें मत जलाओ, तुम हम तीनों को भोजन करवा दो। भरपेट खाना खाकर हम वापस जंगल चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि हमें तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आपको बेचकर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे ही हम कुछ खरीद सकेंगे। अगर तुम हमें भोजन कराओगे और नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें उसका 4 गुना धन देंगे। ठीक है, मैं रसोई में देखती हूँ, थोड़ा बहुत अनाज बचा होगा। सावित्री रसोई में जाकर देखती है कि वहाँ थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। सावित्री उस आटे से तीनों पुतलों के लिए रोटियां बनाती है और चटनी के साथ रोटियां उन्हें खाने के लिए दे देती है। तीनों सारी रोटियां खा जाते हैं। तुम दोनों माँ बेटों ने हमें भरपेट भोजन कराया है, तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा। रोहन, हमें बनाने के लिए तुम जिस जगह से लकड़ियाँ काट कर लाए थे वहीं से और लकड़ियाँ ले आओ। उन लकड़ियों से तुम जो कुछ भी बनाओगे वो सोने के बन जाएंगे। इतना कहकर रावण समेत तीनों पुतले जंगल में चले गए। अगले दिन रोहन जंगल चला जाता है और उसी जगह से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आता है। उन लकड़ियों को काटकर रोहन उनसे गहने बनाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो सारे गहने अपने आप सोने के बन जाते हैं। उन गहनों को बेचकर रोहन और उसकी माँ के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार उनके पास बहुत पैसा आ जाता है और वो दोनों माँ बेटे अपना एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बारिश में परी और जादुई डायमंड का नेकलेस। किसी गांव में नीति अपनी माँ और छोटी बहन कीर्ति के साथ रहती थी। नीति की माँ नौकरानी का काम करती थी और नीति को बहुत अच्छे नेकलेस बनाने आते थे, इसलिए वो भी नेकलेस बनाकर घर घर जाकर बेचती थी। नेकलेस बेचकर उसको पैसे मिलते थे, जिससे माँ बेटी की कमाई को जोड़कर घर का गुजारा सही से चल जाता था। एक दिन नीति की माँ बाजार से आ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। नीति जिस भी अस्पताल में अपनी माँ को लेकर जा रही थी, कोई भी उसे एडमिट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नीति अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपके इलाज के लिए उधार पैसे लेकर आती हूँ, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। उधार के पैसे चुकता करने के लिए मैं शहर जाकर अपने नेकलेस ऊंचे दाम में बेचूंगी और पैसे जमा करूंगी। जल्दी सबको उधार चुकता कर दूंगी। उसके बाद नीति मुखिया जी के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे 2 लाख रुपए उधार में दे दीजिए। इतने पैसों का तुम क्या करोगी? और अगर मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए तो तुम मेरा उधार कैसे चुकता कर पाओगी? मैं आपके पैसे 6 महीने के अंदर अंदर चुकता कर दूंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो आपके घर फ्री में नौकरानी का काम करूंगी। उसके बाद मुखिया नीति को 2 लाख रुपए दे देता है। नीति 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा देती है और उसकी माँ का इलाज हो जाता है। 15 दिन बाद इलाज के बाद नीति माँ को घर ले आती है। माँ, अब मुझे मुखिया जी का उधार चुकता करने के लिए शहर जाकर काम करना होगा, इसलिए यहाँ पर कीर्ति आपका ख्याल रखेगी। मैं वहाँ से पैसे भेज दिया करूँगी। इतना कहकर नीति उसी दिन अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर शहर जाने लगती है। वो अपने साथ अपने हाथ के बनाए हुए नेकलेस लेकर शहर जाने लगती है। गांव से शहर जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा और घना जंगल पार करना पड़ता था।
नीति उस जंगल में अपने नेकलेस लेकर जाती है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश और हवा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से नीति का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसके हाथों से नेकलेस की पोटली भी गिर जाती है और वो सब इधर उधर खो जाते हैं। तेज बारिश की वजह से वो अपने नेकलेस ढूंढ भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर नीति रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरे सारे नेकलेस खो गए। मैंने बहुत मेहनत से अपने हाथों से सारे नेकलेस तैयार किए थे। अब मैं क्या करूंगी? यही नेकलेस तो थे जिन्हें मैं शहर जाकर बेचने वाली थी। अब तो मेरे पास में नेकलेस बनाने के पैसे भी नहीं है और न ही वक्त। अब मुखिया जी का उधार चुकता कैसे होगा और मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूंगी? ऐसा बोल बोल कर नीति बहुत रोती है। तभी एक परी नीति के पास आती है। क्या हुआ लड़की, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आप कौन? मैं परी हूँ। फिर आपको परीलोक में रहना चाहिए, लेकिन आप तो पृथ्वीलोक पर हो। जब भी पृथ्वीलोक पर बारिश होती है तो मैं यहाँ घूमने आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे परीलोक में कभी भी बारिश नहीं होती। मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है इस घने जंगल में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो तो बारिश की वजह से सभी जानवर अंदर होंगे, वरना यहाँ खुले में जानवर घूम रहे होते हैं। परी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? परी के पूछने पर नीति अपने साथ हुई सारी घटना उसे बता देती है। नीति की बात सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है। तुम परेशान मत हो नीति, मैं तुम्हें एक जादुई डायमंड का नेकलेस देती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ जादुई डायमंड का नेकलेस प्रकट करती है और बोलती है, इस जादुई डायमंड के नेकलेस से तुम बहुत अमीर हो जाओगी और तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम इस नेकलेस को पहनकर जो मांगोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। नीति जादुई डायमंड के नेकलेस को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही नीति अपने गले में जादुई डायमंड का नेकलेस पहनती है, उसके फटे पुराने कपड़े बिल्कुल नए नवेले हो जाते हैं। इसने तो अभी से ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। आपका बहुत धन्यवाद परी, आपने तो सच में मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। अब मुझे अपनी माँ और बहन को छोड़कर शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नीति जादुई डायमंड के नेकलेस के साथ वहाँ से चली जाती है। नीति अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसे देख लेती है और उसके हाथ में इतना सुंदर नेकलेस देखकर वो लड़की सोचती है, इस गरीब लड़की के पास इतना सुंदर नेकलेस कहाँ से आया? ये नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। कल तक तो ये अपनी माँ के इलाज के लिए सबसे भीख मांग रही थी और आज इतना सुंदर नेकलेस लेकर जा रही है। इतना सोचकर निशा नीति का पीछा करने लगती है और उसके घर तक पहुँच जाती है। निशा नीति के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर देखने लगती है। माँ देखो, जंगल में मुझे परी ने जादुई डायमंड का नेकलेस दिया है। ये हमारी सारी दुख तकलीफ दूर कर देगी। अब मुझे आप दोनों को छोड़कर शहर में काम करने नहीं जाना होगा। अब मैं यहीं आप दोनों के साथ हंसी खुशी रहूंगी। ये सारी बातें निशा सुन लेती है। उसके बाद नीति अपने जादुई डायमंड के नेकलेस पहन लेती है और कहती है, मैंने मुखिया जी से 2 लाख रुपए उधार लिया है, इसलिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं उन्हें उनके पैसे वापस कर सकूं। वहाँ पर 2 लाख रुपए आ जाते हैं। ये देखकर नीति की माँ और उसकी बहन कीर्ति हैरान रह जाती हैं। सच में दीदी, ये नेकलेस तो जादुई है। हाँ कीर्ति। फिर आप इससे मेरे लिए बहुत अच्छा खाना और खिलौना मांगो। ठीक है। उसके बाद नीति जादुई डायमंड के नेकलेस से कहती है, जादुई डायमंड के नेकलेस, मेरी बहन को बहुत सारा खाना और खिलौने दे दो। नीति के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारा खाना और खिलौना आ जाता है। कीर्ति ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद फिर से नीति जादुई डायमंड के नेकलेस से कहती है, डायमंड के नेकलेस, मेरे इस छोटे सी झोपड़ी को एक बड़े से घर में बदल दो। नीति के इतना कहते ही उसका छोटा सा झोपड़ी एक बड़ा सा आलीशान घर में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से ये सब देखकर निशा हैरान हो रही थी। ये सब देखकर निशा के मन में लालच आ जाता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये जादुई नेकलेस चोरी कर लेती।
लेकिन अब इनके घर में चोरी करना आसान नहीं है। अब मैं भी जंगल में जाऊंगी और उस परी से जादुई डायमंड का नेकलेस लेकर आऊंगी, फिर मैं भी जल्द माला माल हो जाऊंगी। इतना सोचकर निशा तेज बारिश में दौड़ती हुई जंगल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच जाती है और वहां खड़े होकर रोने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। निशा की रोने की आवाज सुनकर परी वहां आती है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों रो रही हो? परी, मेरी माँ 2 दिन से बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन वो भी आज चोरी हो गए। अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं उनकी दवाई ला सकूं। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए तो मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। आपने मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को जादुई डायमंड का नेकलेस दिया है। मैं चाहती हूँ कि एक जादुई डायमंड का नेकलेस आप मुझे भी दो। निशा की ये बातें सुनकर परी को कुछ गड़बड़ लगता है और वो समझ जाती है कि निशा रोने की बस एक्टिंग कर रही है। परी अपने मन में सोचती है, ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है। इसने नीति के हाथों में जादुई डायमंड का नेकलेस देखा तो मेरे सामने आकर नाटक करने लगी ताकि मैं इसे भी दे दूं। इसे तो अब मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतना सोचकर परी अपनी शक्ति से वहाँ एक नेकलेस प्रकट करती है। वो नेकलेस नीति के जादुई नेकलेस जैसा नहीं लग रहा होता है, इसलिए निशा परी से कहती है, अरे ये तो नीति के नेकलेस जैसा है ही नहीं। तुम्हारा जादुई नेकलेस नीति के नेकलेस से अलग है, क्योंकि उसे मैंने ज्यादा शक्तियों वाला नेकलेस नहीं दिया है, बल्कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया है उसकी शक्ति नीति के नेकलेस से 3 गुना ज्यादा है। परी की बात सुनकर निशा बहुत खुश होती है और नेकलेस लेकर अपने घर जाने लगती है। घर जाकर निशा नेकलेस अपने गले में पहन लेती है और कहती है, जादुई नेकलेस, मेरे इस घर को एक बड़े से आलीशान घर में बदल दो और मुझे 500 सोने के सिक्के चाहिए। निशा के इतना कहते ही उसका नेकलेस सांप बन जाता है। अपने गले में सांप को देखकर निशा जोर से चिल्लाती है। तभी अगले ही पल उसका घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। निशा सांप को अपने गले से बाहर निकालती है और भागते हुए नीति के घर जाती है। नीति, मेरी मदद करो, मेरा घर गायब हो गया, अब मैं रोड पर आ गई हूँ। लेकिन कैसे? निशा नीति को अपने जादुई नेकलेस के बारे में बताती है। नीति सारी बातें समझ जाती है, फिर भी निशा की मदद करने के लिए वो अपने जादुई डायमंड के नेकलेस से फिर से वहाँ पहले जैसा घर प्रकट कर देती है। अब निशा को अपने किए की सजा मिल गई थी। नीति की उदारता देख निशा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो उससे कहती है, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। आज तो मैं अपने लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती। मैंने तो परी से झूठ बोला था कि मैं लुट गई और मैं बर्बाद हो गई, लेकिन आज मैं सच में लुट जाती। वो तो आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें की सजा मिल गई थी। अब मुझे तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि आगे कभी भी लालच मत करना। निशा अपने मन में सोच लेती है कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। निशा अपने घर में और नीति अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।